सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉकरोच के बारे में भी पढ़ लीजिए, मछली के भी बारे में पढ़ लीजिए, समुद्री घोड़ा होता है सी हॉर्स, उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, पौधा के बारे में भी पढ़ लीजिए, बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ लीजिए, बैक्टीरिया में सब अलग अलग बैक्टीरिया उसके बारे में पढ़ लीजिए, है ना, कवक के बारे में पढ़ लो, शैवाल के बारे में पढ़ लो, तो इतना सारा चीज़ है, सबको पढ़ना है। तो वैज्ञानिकों के सामने चुनौती थी कि कैसे इसका अध्ययन किया जाएगा, कैसे सबके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जब वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या आई तो शुरुआत के समय में क्या था, जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, सबको मात्र दो ग्रुप में बांटा गया था। पहला ग्रुप देने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने कौन सा किंगडम दिया था, कौन सा बताया था, जूलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें बोला जाता है, एरिस्टोटल को बोला जाता है। तो जितने भी जंतु हैं, पहले बैक्टीरिया को भी एनिमल में ही पढ़ लिया जाता था। ठीक है, वायरस भी अगर पढ़ना होता था तो एनिमल में ही हम लोग पढ़ लेते थे। अमीबा के बारे में भी पढ़ना था तो एनिमल में ही पढ़ लेते थे। यानी सारे ऑर्गेनिज्म जो कि मोटाइल नेचर के हैं, लोकोमोट करते हैं, उन सबको एनिमल किंगडम में पढ़ लिया जाता था। तो एक एनिमल किंगडम था। दूसरा किंगडम था प्लांट किंगडम, जिसको प्लांटी किंगडम लिखा जाता है। तो प्लांट किंगडम जो था उसमें जितने सारे पौधे हैं सबके बारे में पढ़ लेंगे। कवक जो होता है वो पौधों से डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, फिर भी उसके बारे में कहां पर पढ़ा जाता था, बॉटनी में पढ़ा जाता था। तो बॉटनी के जो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया, थियोफ्रेस्टस को कहा गया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय में मात्र दो ही किंगडम था, एक प्लांट किंगडम था और दूसरा एनिमल किंगडम था। यानी पादप जगत था और जंतु जगत था, दो ही जगत बना हुआ था। तो उसमें सारा काम हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले डाइवर्सिटी को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, डाइवर्सिटी का कैसे अध्ययन किया जाए, तो एक ब्रांच वैज्ञानिकों ने बनाया जिस टैक्सोनॉमी। ठीक है, डाइवर्सिटी तो आप समझ रहे हैं, टैक्सोनॉमी अब क्या होता है, तो देखो टैक्सोनॉमी को डिफाइन किया गया है, देखिएगा इसमें, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों का पहचान वर्गीकरण एवं नामकरण किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का क्या है, एक शाखा है, एक ब्रांच है, जहां पर हम लोग तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला क्या देखते हैं हम लोग, कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लो आपके सामने नया दिखाई दिया। ठीक है, अब मान लो आपके सामने डॉग दिखाई दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि है क्या। ठीक है, पहले पहचानिएगा ना कि क्या है, जानवर है कि पौधा है या फिर कुछ और है। तो पहले ऑर्गेनिज्म का क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। और पहचान जब करते हैं तब उसको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, बांटा जाता है, किसको पौधा में रखेंगे, जंतु में रखेंगे, किस में रखेंगे। और जब आप उसको बांट दोगे उसके बाद उसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी का एक शाखा है टैक्सोनॉमी, जहां पर हम लोग जीवों का वर्गीकरण, जीवों का नामकरण एवं जीवों का पहचान करते हैं। समझ में आई बात। तो टैक्सोनॉमी क्या है, बायोलॉजी का एक ब्रांच है।
तो जब यह ब्रांच बन गया उसके बाद ही एक वैज्ञानिक आए थे कैरोलस लिनियस 1758 में, ठीक है। तो लिखिएगा इन 1758 कैरोलस लिनियस in 1758 Carolus Linnaeus gave binomial nomenclature, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा 1758 में कैरोलस लिनियस ने द्विपद नामकरण दिया, द्विपद नामकरण पद्धति दिया। कैरोलस लिनियस ने द्विपद नामकरण पद्धति दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कैरोलस, इसको समझाते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कैरोलस लिनियस इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिनियस रोट their famous book Systema Naturae। देखिएगा कैरोलस लिनियस ने एक प्रसिद्ध किताब सिस्टेमा नेचुरे लिखी, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी पर आधारित थी, जो टैक्सोनॉमी पर आधारित थी। अब इसको समझना, देखो 1758 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, ठीक है। कई जगह पर पूरा कैरोलस लिनियस लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। केवल क्या लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कार्ल लिनियस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कार्ल लिनियस केवल लिखा हुआ मिल जाएगा तो यही नाम है, कैरोलस लिनियस को ही लिखा जाता है, कार्ल लिनियस। तो ये 1758 में आए और इन्होंने क्या दिया, द्विपद नामकरण पद्धति दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों थी इसको समझना। जैसे मान लो यहां पर कोई आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है, डॉग दिखाई दिया, तो आप उसको क्या कहिएगा कि एनिमल है, उसको कहिएगा कि कुत्ता है या कुकुर है, बिहारी भाषा में उसको कहिएगा ना। और वही चला जाए चीन में अगर चला गया तो उसका नाम क्या बोलेगा, वो जरूरी है कि कुत्ता बोलेगा, नहीं ना बोलेगा, कुछ अपना लैंग्वेज में बोलेगा। चाहे आलू है, आप अपने यहाँ बिहार में खरीदने जाते हो, दुकानदार से कहते हैं आलू दे दीजिए, अंग्रेजी बोलोगे तो पोटैटो बोलोगे तो खेदिए देगा दुकान पर से, कहेगा कि अंग्रेजी बोल रहा है। और वही आलू चीन में खरीदने जाइएगा, कहिएगा आलू दे दीजिए, तो क्या बोलेगा अपने भाषा में, सिंगपिंग जिंगपिंग कुछ बोलेगा, उसको बोलेगा सी जिंगपिंग दे दीजिए, चाहे कुछ बोलेगा, ठीक है। तो उसका भाषा जो होगा वो डिफरेंट रहेगा। तो लिनियस के सामने समस्या ये थी कि जानवर तो इतने वेराइटी के हैं, हम एक ऐसा पद्धति बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिस सिस्टम पर पूरे वर्ल्ड वाइड में उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाएगा। जैसे हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो भारत में हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है या ह्यूमन कहा जाता है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक नेम होमोसेपियन जो दिया गया, ये होमोसेपियन पूरे वर्ल्ड वाइड में इसी नाम से जाना जाएगा। अब ये होमोसेपियन कहीं पर अलग नहीं हो, अभी नहीं चीन में चल जाओगे तो होमोसेपियन आपका चेंज हो जाएगा, हर जगह पर यही रहेगा। तो जैसे होमो और सेपियन कै गो वर्ड है, 2 गो वर्ड है, तो इसी को कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण। जैसे राइस है, चावल, तो चावल यहाँ बिहार में चावल कह लो, उससे बनता है तो भात कहा जाता है, संस्कृत में ओदनम कहा जाता है, ठीक है। तो अब चावल चला जाएगा कहीं, पूरे लंदन, यूरोप, फ्रांस, कनाडा, कहीं पर भी चला जाए, उसका साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा है।
ठीक है, तो उसको हर जगह पर किस नाम से जाना जाएगा? ओराइजा सेटाइवा। तो ओराइजा एक नाम हुआ, सेटाइवा दूसरा नाम हुआ, इसी को क्या बोला जाएगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो क्या बोलिएगा? कैरोलस लिनियस। या पूछा जाए आपसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो फिर किसका नाम बोलिएगा? कैरोलस लिनियस का। ठीक है, तो द्विपद नामकरण का भी पद्धति लिनियस ने ही दिया था और टैक्सोनॉमी का भी जनक इन्हीं को कहा जाता है। बायोलॉजी में दो किताब का नाम खूब पूछता है। एक किताब का नाम पूछता है सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, तो अगर पूछे सिस्टेमा नेचुरे किसने लिखा था तो कैरोलस लिनियस ने लिखा था। और एक किताब का नाम पूछता है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो वो किसने लिखा था? डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किस चीज पर आधारित है? इवोल्यूशन पर, विकासवाद पर, क्रमिक विकास पर आधारित है। और यहां पर ये किस चीज पर आधारित है? टैक्सोनॉमी पर, वर्गीकरण पर आधारित है। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, the name of organism, the name of organism written in two words, written in two words. First, genus name और दूसरा स्पेसीज नेम। हिंदी में लिखिएगा, द्विपद नामकरण पद्धति में, द्विपद नामकरण पद्धति में जीवों का नाम दो शब्दों में लिखा जाता है। जीवों का नाम दो शब्दों में लिखा जाता है। पहला हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों का एक ही है, ठीक है, तो जीनस नेम ही लिख लीजिए, जीनस नेम यानी जीनस नाम। और दूसरा स्पेसीज नेम माने जाति का नाम होता है, जाति का नाम, ठीक है, स्पेसीज नेम, ठीक है। अगर इसको लोकल भाषा में समझा जाए तो जीनस नेम का मतलब होता है वंश का नाम, ठीक है, और स्पेसीज नेम का मतलब होता है जाति का नाम। जैसे आपसे पूछा जाए भगवान राम कौन से वंश के थे तो क्या कहिएगा? रघुवंश के थे। कौन से वंश के थे? रघुवंश के थे। और उनका जाति क्या था? तो क्षत्रिय जाति था। तो दो चीज आया ना, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम अगर रखना होगा तो देखना पड़ता है पहला कि उसका वंश क्या है, ठीक है, वो किस वंश से आता है, और दूसरा उसका क्या देखा जाता है, उसकी जाति कौन सी है। तो इसी को कहा जाता है जीनस नेम और स्पेसीज नेम। तो ये भी पद्धति किसका था? तो लिनियस का ही था, कैरोलस लिनियस का ही था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, जीनस नेम is always written in capital letter। जीनस नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। while the name of species is written in small letter। जबकि स्पेसीज का नाम छोटे अक्षरों में, जबकि स्पेसीज का नाम छोटे अक्षरों में, एंड both name are separately underlined। और दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है, अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है। क्लियर है? अब समझिएगा, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, कौन सी ऑर्गेनिज्म है? हाउस फ्लाई।
हाउस फ्लाई, इसको हिंदी में कहते हैं मक्खी। कौन मक्खी? जो घर में रहती है, घरेलू मक्खी। ठीक है, तो घरेलू मक्खी जो होती है, इसका जो जीनस नेम है वो क्या है? मस्का। क्या है? मस्का। और जो इसका स्पेसीज नेम है वो क्या है? डोमेस्टिका। क्या है? डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये मस्का जो लिखा हुआ है आपको याद क्या रखना है? ये इसका क्या है? जीनस नेम है, और डोमेस्टिका इसका क्या है? स्पेसीज नेम है। तो देख रहे हो ना, मस्का जो जीनस नेम है उसको हम किस लेटर से लिखे हैं? कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। और स्पेसीज नेम जो है वो किस लेटर से शुरू हुआ है? स्मॉल लेटर से। और स्टूडेंट के लैंग्वेज में इन दोनों लेटर को सेपरेटली क्या करा गया है? अंडरलाइन किया गया है। ये डिसिप्लिन किसका बनाया हुआ था? कैरोलस लिनियस का। एग्जाम में भी आप प्रश्न पूछेगा ना तो इसी फॉर्मेट में पूछेगा। आपकी परीक्षा में अगर यह क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पेपर पर हमेशा अंडरलाइन ही किया हुआ आता है। हम लोग जब AIPMT का एग्जाम देते थे तो उसमें इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन आता था। ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ फर्स्ट लेटर इसमें कैपिटल होता था और सेकंड लेटर क्या होता था? स्मॉल लेटर से शुरू होता था। ठीक है, तो देखिए जीनस नेम इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। जीनस नेम को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, व्हाइल द नेम ऑफ स्पेसीज इज रिटेन इन स्मॉल लेटर एंड बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन। दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, मान लीजिए फ्रॉग है, इंडियन फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग माने मेंढक, बेंग। बेंग भी बोला था ना। इसका इंडियन फ्रॉग का नाम है राना टिग्रेना। राना टिग्रेना। ठीक है, तो राना इसका जीनस नेम, टिग्रेना इसका स्पेसीज नेम। तीसरा लिखिएगा, मान लीजिए ह्यूमन है, मनुष्य। इसका भी बताए थे, क्या बताए थे? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। वैसे ही मान लो माउस, माउस चूहा, इसको कहते हैं मूस मुस्कुलुस। मूस मुस्कुलुस। पांचवा मान लो लायन है, शेर, इसको कहते हैं पैंथरा लियो। पैंथरा लियो। हो गया। वैसे ही मान लीजिए टाइगर है, टाइगर, टाइगर, इसको कहते हैं पैंथरा टिग्रिस। टाइगर को बोलते हैं पैंथरा टिग्रिस। एक और चीज याद रखोगे, दो ऑर्गेनिज्म का जीनस नेम एक हो सकता है, वंश का नाम एक हो सकता है, लेकिन जाति का नाम कभी भी एक नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर लायन का भी क्या है जीनस नेम? पैंथरा। और टाइगर का भी क्या है? पैंथरा। लेकिन दोनों का स्पेसीज नेम जो होगा वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। या फिर आपका लियोपार्ड, लियोपार्ड माने तेंदुआ होता है ना, तो लियोपार्ड का भी जीनस नेम पैंथरा ही है, पैंथरा लैपेरी। ठीक है, पैंथरा लैपेरी। कुत्ता, डॉग, इसका होता है कैनिस ल्यूपस। कैनिस ल्यूपस, डॉग। लिखते चलिए इसको, कैनिस लूपस। हो गया। काऊ का लिख लीजिए, काऊ गाय, काऊ COW। काऊ का लिखिएगा बॉस इंडिकस, BOS बॉस, INDICUS बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। कोबरा का लिख लीजिए COBRA, कोबरा, कोबरा, कोबरा सांप है, इंडियन कोबरा। कोबरा का लिखिएगा नाजा, नाजा, गाना बन गया जी, नाजा, नाजा। पहला कैपिटल से एन होगा, दूसरा स्मॉल से, इंडियन कोबरा, नाजा, नाजा। बुफेलो का लिखिएगा, भैंस का, बुफेलो, बुफेलो।
बुबल बुबैलिस, बुबल BUBAL, BUBAL, बुबल बुबैलिस, BUBBALIS। आम का लिखिएगा, आम, मैंगीफेरा इंडिका। आम का क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा, MANGIFERA, मैंगीफेरा, MANGIFERA, मैंगीफेरा इंडिका, INDICA, मैंगीफेरा इंडिका। मटर का लिख लीजिए, P, मटर, P, मैंगीफेरा इंडिका एक में नहीं लिखना है, ये अलग अलग, और दोनों को अंडरलाइन कर लेना है। मैंगीफेरा कैपिटल M से और इंडिका स्मॉल I से शुरू होगा, इन्हें सटा देना, दोनों एक में लिख देना, हो जाएगा गलत। मैंगीफेरा इंडिका हो गया। P का लिखिएगा, मटर का, P, पाइसम सटाइवम, PISUM, पाइसम सटाइवम, SATIVUM, पाइसम सटाइवम। राइस का लिखिएगा, राइस, चावल, RICE, राइस, डैश दे करके लिखिएगा। ओराइजा, ORIZA, ओराइजा सटाइवा, SATIVA, ओराइजा सटाइवा हो गया। आलू का लिखिए, आलू, आलू, पोटैटो, पोटैटो, इसका लिखिएगा सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम, SOLANUM, सोलानम ट्यूबरसम, TUBERSOM, सोलानम ट्यूबरसम। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? याद हो जाएगा इतना, और बाकी किताब पढ़िएगा तो और भी मिलेगा, तो ज्यादा याद करने का नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो आपको लिखवा दिया, उतना याद कर लीजिएगा, काम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नामकरण का पद्धति कौन बना दिए? कैरोलस लिनियस। अब उनको चिंता सताने लगा कि हम नामकरण का पद्धति बना दिए, मान लो हम बिहार में आलू को या फिर पूरे इंडिया में आलू को हम बोलेंगे सोलानम ट्यूबरसम। अब चाइनीज वाला सब नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं नामकरण हम नहीं मानेंगे, हम नाम उसका अलग रख देंगे, वो खचड़ा हिले ऐसा बदमाशी करते रहता है। इन्होंने क्या बनाया? 4 ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। किसने? लिनियस ने। पहला ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया ICZN, ठीक है, लिखिएगा ICZN, ये नोमेनक्लेचर के लिए बनाया उन्होंने। इसका होता है इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया लिनियस ने, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तीसरा इन्होंने बनाया ICMN, इंटरनेशनल कोड फॉर माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर। और चौथी संस्था बनाई इन्होंने ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। हो गया? ICZN, ICBN, ICMN और ICVN। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना होगा तो यही संस्था करेगी, किसी के पास पावर नहीं है कि चेंज कर सके। जब चेंज भी करना होगा, मॉडिफिकेशन भी होगा, तो यही सब मिलकर करेगा। प्लांट का नामकरण अगर पूछेगा, ठीक है, कि प्लांट का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो क्या बोलिएगा? ICBN। जंतु का करने वाला ICZN। याद रखना है माइक्रोबियल में ओनली बैक्टीरिया, माइक्रोबियल में केवल कौन है? बैक्टीरिया। जीवाणुओं का नामकरण करना होगा, ठीक है। जैसे बैक्टीरियल डिजीज आप लोगों को हमने पढ़ाया था,
उसमें जितना भी बैक्टीरिया का नाम लिखवाए थे सब क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर्मेट में ही था, याद है। जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया क्या लिखवाए थे, साल्मोनेला टाइफी, तो साल्मोनेला क्या है, जीनस नेम, और टाइफी क्या है, स्पेसीज नेम, है ना। तो साल्मोनेला टाइफी नामकरण करना होगा तो कौन करेगा, आईसीएमएन। हाँ, अगर मान लो किसी को कॉलरा है तो उसका कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरी, तो विब्रियो क्या है, कौन सा नेम है, जीनस नेम, और कॉलेरी क्या है, स्पेसीज नेम, तो वो भी नामकरण कौन करना हो, कौन करेगा, आईसीएमएन। पौधा का है जैसे पाइसम सेटाइवम, ओराइजा सेटाइवा, मैंगीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरसम, ये नामकरण कौन करेगा, आईसीबीएन, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। होमोसेपियन, राना टिग्रिना, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, कैनिस ल्यूपस, ये काम कौन करेगा, आईसीजेडएन। और वायरस का है जैसे बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, टोबैको मोजाइक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, ये सब नामकरण कौन करेगा, आईसीवीएन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन 1969 R.H. Whittaker gave 5 kingdom क्लासिफिकेशन। 1969 में R.H. Whittaker ने 1969 में R.H. Whittaker ने वर्गीकरण के लिए जीवों के 5 जगत की रचना की, जीवों के 5 जगत की रचना की। ठीक है, तो 1969 से पहले देखो, 1969 से पहले जो भी ऑर्गेनिज्म होते थे उनके लिए क्या किंगडम था, 2 गो। कौन कौन किंगडम था, प्लांट और एनिमल। अब R.H. Whittaker आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम फंगस जो होता है, फंजाई कवक, वो पौधा से अलग होता है, तो क्यों उसको हम लोग यहां पर पौधा में पढ़ेंगे, या फिर बैक्टीरिया जो होता है वो एनिमल से डिफरेंट है, तो बैक्टीरिया को क्यों हम लोग एनिमल में पढ़ेंगे। तो ये समस्या थी ना, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, जीवों का कितना किंगडम बनाना पड़ेगा, 5 किंगडम बनाना पड़ेगा। तो पहला किंगडम जो इन्होंने बनाया वो किंगडम था मोनेरा, पहला जगत बनाया मोनेरा। दूसरा किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम बनाया फंजाई, चौथा किंगडम था प्लांटी, और 5वां किंगडम था एनिमेलिया। हिंदी नाम भी यही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये फिगर है Whittaker 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। Whittaker का दिया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। इसी सीरीज में लिखिएगा, ये पहला है, कहीं कहीं से मत बोलने लगना। ये पहला क्या था, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, 5वां एनिमेलिया। हो गया। अब देखो, ये क्लासिफिकेशन R.H. Whittaker को करना था, ठीक है, 5 किंगडम देना था, तो 5 किंगडम में जीवों को क्लासिफाई करना है तो कुछ आधार बनाना पड़ेगा, कुछ बेस बनाना पड़ेगा ना। जैसे क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, कहें कि इसमें क्लासिफिकेशन करना है तो कुछ पैरामीटर चाहिए ना क्लासिफिकेशन का। आप कहिएगा वो टेस्ट ले लीजिए, को पढ़ने वाला है, जैसे आप लोग का टेस्ट का रिजल्ट निकलता है तो बहुत सुंदर से निकलता है। सबसे पहले होता है एक्सीलेंट, उसके बाद होता है वेरी गुड, फिर होता है गुड, और फिर होता है मॉडरेट, और फिर होता है पुअर, होता है ना, 4-5 कैटेगरी में आप लोगों को बांटा जाता है। तो ये क्या है, तो Whittaker का भी जो क्लासिफिकेशन करना था तो उसमें क्या करना था,
कुछ आधार चाहिए था, बेस चाहिए था। 5 को किंगडम बनाना है तो बिना बेस का बनेगा, कुछ आधार चाहिए। तो याद रखना है 5 आधार जो विटिकर ने दिया था। इसको नेक्स्ट ये लिख लिए ना, पहला किंगडम आया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये विटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। अब जो 5 आधार बने लिखिएगा, वो पहला आधार था, पहला सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी हिंदी में लिखिएगा पहला, कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, कोशिका के आधार पर। दूसरा जो आधार विटिकर का था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर। दूसरा लिखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पोषण के आधार पर। तीसरा लिखिएगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के आधार पर, प्रजनन के आधार पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चौथा लिखिएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप, वातावरण के साथ संबंध के आधार पर, वातावरण के साथ संबंध के आधार पर। और पांचवा जो था इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक का हिंदी क्या होता है? अर्थव्यवस्था, ठीक है। माने इसको समझ लो, पैसा रुपया उससे कमाया जा सकता है कि नहीं, उसका आर्थिक महत्व, हाँ लिख लीजिएगा, उसका आर्थिक महत्व के आधार पर, आर्थिक महत्व के आधार पर। हो गया। देखो सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी इसको समझिएगा, 5 आधार किसने माना? आरएच विटिकर ने। तो पहला क्या था इनका? सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। तो समस्या ये थी कि जैसे मान लो बैक्टीरिया है कोई, ठीक है, या फिर मान लो कोई फंजाई है, या मान लो अमीबा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई पौधा है, प्लांट है, मैंगो ट्री है, ठीक है। तो ये 4 ऑर्गेनिज्म का नाम आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो बैक्टीरिया का अगर आपसे पूछे सेल कैसा है तो क्या बोलिएगा? बोलो प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, कहिएगा ना। अगर आपसे पूछे फंजाई कैसा है तो आप क्या कहिएगा? यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है। आपसे पूछे अमीबा कैसा है तो क्या बोलिएगा? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, कहिएगा ना। और मैंगो का ट्री पूछे तो क्या कहिएगा? मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, ये कहिएगा। तो सब ऑर्गेनिज्म में सेल जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट रहता है। तो पहला इसी को इन्होंने आधार बना लिया कि उस ऑर्गेनिज्म में कोशिका कैसा होगा, सेल कैसा होगा, ठीक है। दूसरा क्या आधार बनाया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण कैसा होगा। अब देखो जैसे मान लो बैक्टीरिया में पोषण अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी करता है और हेट्रोट्रॉफिक भी। पहला क्लास हमने इसी का लिया था, आपको याद होगा, थे आप लोग क्लास में। न्यूट्रिशन आपको याद होगा, एक टॉपिक हमने पढ़ाया था न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को कितने भागों में बांटे थे बताओ? ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या था? हेट्रोट्रॉफिक था, ये पढ़ाया हुआ है, इसे थोड़ा सा बस डिस्कस कर देते हैं। ऑटोट्रॉफिक को कितने भागों में बांटे थे? फोटो ऑटोट्रॉफिक, प्रकाश स्वपोषण, और दूसरा क्या बताए थे? कीमो ऑटोट्रॉफिक। आई थिंक आपके कॉपी में भी होगा ये, प्रकाश स्वपोषण और रसायन स्वपोषण। और हेट्रोट्रॉफिक को 3 भागों में हमने बांटा था। पहला था पैरासाइटिक, दूसरा सेप्रोफाइटिक और तीसरा होलोजोइक या सिम्बायोटिक। बांटे थे ना। तो आपसे अगर पूछें कि बैक्टीरिया कैसा होता है तो आप क्या कहिएगा? देखिए सर, पहला तो बैक्टीरिया होता है ऑटोट्रॉफिक भी होता है, और ऑटोट्रॉफिक में बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होता है। तो कहिएगा कैसे? तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है उसका एक एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। वो कैसा, किस रूप में भोजन बनाता है? तो प्रकाश की सहायता से बनाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और दूसरा कुछ बैक्टीरिया होता है जैसे आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, ये भी पढ़ाया था हमने। तो ये सब बैक्टीरिया कैसे अपना भोजन बनाते हैं? केमिकल से। दैट्स व्हाई दीज आर कीमो ऑटोट्रॉफिक।
तो बैक्टीरिया कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है कि नहीं है, और हेट्रोट्रॉफिक भी है बैक्टीरिया। जैसे जो जंतु सड़ गल गया, मर गया, तो मरने के बाद उसके बॉडी को डिकम्पोज कौन बैक्टीरिया करता है, अपघटक जीवाणु करता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया करता है ना जी। गोबर को सड़ा करके मीथेन गैस, गोबर सड़ता है तो कौन सा गैस बनता है, मीथेन, CH4 बनता है ना जी। तो CH4 जो गैस है इसको मीथेन गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं। तो इसको कौन सा बैक्टीरिया गोबर को सड़ा करके तैयार करता है, उसको कहते हैं मिथेनोजेन बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब मृत जीवी पोषण, तो बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी करता है, और क्या करता है, पैरासाइटिक भी करता है ना। जैसे हम लोगों के इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, क्या नाम है, ई कोलाई, जो भोजन को क्या करता है, पचाता है, तो वो पैरासाइटिक कर रहा है। बैक्टीरिया क्या नहीं होता है, होलोजोइक नहीं रहता, या सिम्बायोटिक नहीं रहता है। समझ में आ रहा है बात। तो न्यूट्रिशन का आधार हो गया कि नहीं हो गया बैक्टीरिया का। अगर आपसे पूछे फंजाई कैसा होगा, तो आप कहिएगा बड़ा सिंपल है, फंजाई जितने भी होते हैं सारे के सारे फंजाई या तो पैरासाइट होंगे या फिर क्या होंगे, सेप्रोफाइट होंगे। तो फंजाई का हमेशा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर पूछे आपका अमीबा, तो अमीबा में कैसा होता है, सहजीवी पोषण, होलोजोइक या सिम्बायोटिक होता है। आपसे पूछे मैंगो का ट्री कैसा करेगा, तो आप कहिएगा प्रकाश स्वपोषण करेगा, दैट्स वाई मैंगो ट्री इज ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। या फिर आपसे पूछे, खत्म हो गया, अब कुछ पूछना ही नहीं है। समझ में आ रहा है बात। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका पोषण देखेंगे। देखो ये वाला जो आधार जब आर एच व्हिटेकर दे रहे थे ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाला, तो थोड़ा सा विवाद हुआ था। विवाद ये हुआ था कि लोगों ने कहा कि जैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग जीवन का आधार नहीं मानते हैं, जीवन का आधार मानते हैं रिप्रोडक्शन को। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि यू ऑल आर लिविंग बीइंग्स, प्रूव्ड इट, आप साबित करिए कि आप जीवित है, तो कहिएगा कि हम लोगों में रेस्पायरेशन हो रहा है, हम लोगों में ग्रोथ और मूवमेंट हो रहा है, हम लोगों में कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम लोग जीवित हैं। यही ना आधार बताइएगा जीवित होने का। बेंच मरा हुआ था, आप कहिएगा इसमें से इसमें कुछ नहीं हो रहा है, श्वसन नहीं कर रहा है, परिवहन नहीं हो रहा है, चल फिर नहीं रहा है, तो मरा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछे कि इज रिप्रोडक्शन इज बेसिस ऑफ लाइफ और नॉट, क्या प्रजनन जीवन का आधार है या नहीं है, तो क्या बोलिएगा, नहीं है, लाइफ का आधार नहीं है। आपको क्रॉस से हमने बताया था, हॉर्स में और डोंकी में, याद है, एक क्रॉस हमने आपको दिखाया था किसका, हॉर्स का और डोंकी का। हॉर्स जो था वो मेल था, ठीक है, मेल हॉर्स का क्रॉस कराया गया किससे, डोंकी से। किससे कराया गया, फीमेल डोंकी से। तो इन दोनों का जो हाइब्रिड जन्म लिया, वो हाइब्रिड कौन था, म्यूल। म्यूल माने खच्चर, और म्यूल जो था वो कैसा था, इनफर्टाइल था। कैसा था, इनफर्टाइल, माने ये अपना संतान जन्म नहीं दे सकता था, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था। म्यूल डज नॉट हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस देयर फीटस और ऑफस्प्रिंग। क्लियर है। तो ये म्यूल जिंदा है कि मरा हुआ है, अरे जिंदा है ना जी। या फिर इनफर्टाइल जो लोग होते हैं, ठीक है, तो इनफर्टाइल लोग भी कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो जीवन का आधार नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन टेक्सोनॉमी का आधार है, वर्गीकरण का आधार है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन को क्लासिफिकेशन का बेसिस रखा गया, अभी नहीं, क्लासिफिकेशन का बेसिस पूछा जाता, आप गलत कर दीजिएगा वहां पे। लाइफ का आधार पूछा जाए तब नहीं है, और रिप्रोडक्शन का आधार इसे व्हिटेकर ने माना था, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया कैसा रिप्रोडक्शन करता है जी, एसेक्सुअल। फंजाई कैसा करेगा, एसेक्सुअल। अमीबा कैसा करेगा, एसेक्सुअल। मैंगो ट्री कैसा करेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा इसमें, पॉलिनेशन विधि से, ठीक है। चलिए, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप, माने उसका वातावरण से संबंध सकारात्मक है या नकारात्मक है। अब कुछ बैक्टीरिया हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं। जैसे अगर आपसे कहें कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, दूध को दही में बदलता है, तो बैक्टीरिया हम लोगों के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, फायदेमंद है। अब आपसे कहे विब्रियो कॉलेरी फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, तो नुकसानदेह। कॉलरा, साल्मोनेला टाइफी तो नुकसानदेह है। समझ में आ रहा है। तो वातावरण के साथ उसका संबंध कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस माने उससे कुछ अर्थव्यवस्था, रुपया पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता है। समझ में आया। तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिससे पैसा कमाया जाता है। सजावट वाले जो ऑर्नामेंट प्लांट्स होते हैं,
शादी ब्याह में सजावट होता है ना जी, गुलाब का पौधा सजता है, स्टेज जो सजता है, तो उस प्लांट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? है। जो मशरूम हम लोग खाते हैं, इडेबल मशरूम, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि नहीं है ना जी? तो इनमें से किसी से माने उसका आर्थिक महत्व है या नहीं है? तो ये 5 को आधार माना था आरएसबीटी करने, समझ गए? अब दो लाइन सब किंगडम के बारे में लिख लीजिए। पहला हेडिंग बना लीजिएगा मोनेरा, पहला हेडिंग बना लीजिए उनका मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा। याद रखना इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कल भी हमने बताया था, बैक्टीरिया का। मोनेरा में केवल जीवाणु होगा, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। पूछा जाए कि इसमें कैसा सेल होगा तो क्या बोलिएगा? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होंगे। लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहे हैं, बस ऐसे लिखवा देना, समझ जाइएगा ना शॉर्ट में। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर यानी इसकी कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होगा और वो सारे ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय होंगे। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। अगर आपसे पूछा जाए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पहला लिख लीजिएगा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। और पूछा जाए एसेक्सुअल माने अलैंगिक, हिंदी में इसको बोलेंगे अलैंगिक, अलैंगिक जनन होगा। तो अलैंगिक जनन अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कहिएगा कौन सी विधि? तो मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन माने बहुखंडन, बहुखंडन। कल एग्जाम्पल आपको हमने दिया था कि अगर आपके पास 1 कप बैक्टीरिया है तो 5 मिनट में कितना कप हो जाएगा? बताए थे ना कल, 32 कप में हो जाए, बदल जाएगा। तो वही होता है मल्टीपल फिजन। और एक और चीज याद रखिएगा, यह लैंगिक जनन भी कई बार करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जब यह करेगा ना तो उस विधि का नाम है कंजुगेशन। कंजुगेशन माने यह अपना आरएनए ट्रांसफर भी करता है। तो कंजुगेशन विधि से यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बैक्टीरिया जो होता है उसका प्रचलन अंग, प्रचलन अंग, लोकोमोटरी ऑर्गन, प्रचलन अंग को कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन याद रखना है, इसका क्या होता है? बैक्टीरिया का फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला। हिंदी में भी फ्लैजिला ही कहते हैं। फ्लैजिला इसका प्रचलन अंग है, माने इसे यह चलता फिरता है। फ्लैजिला के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। फ्लैजिला के आधार पे 3 प्रकार का, एक होता है मोनोट्राइकस, इसको फिगर से समझा देते हैं। दूसरा होता है डाइट्राइकस और तीसरा याद रखना है पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह का कोई बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड, तो आकार के आधार पर बैक्टीरिया का नाम आपको बताए थे ना, याद रहेगा? राउंड शेप्ड रहेगा तो कोकाई, रॉड शेप्ड रहेगा तो बैसिलस, कॉमा शेप रहेगा तो विब्रियो। लिखे थे ना उसको कॉपी में? हाँ, तो देख लीजिएगा। अब मान लो ये कोई बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड, छड़नुमा है, तो बैक्टीरिया का ये वाला जो आवरण आप देख रहे हैं, बताइए यह कोशिका झिल्ली है कि कोशिका भित्ति है? हाँ, सबसे बाहरी है कि मान लो बाहरी है तो क्या बोलिएगा? बाहरी क्या होगा? बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना बैक्टीरिया में सेल वॉल। मान लो अब यहां पर इस तरह से इसको बना दिया हम, तो बैक्टीरिया में याद रखना है सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका भित्ति भी होता है। तो सबसे बाहर में इसका बैक्टीरिया का क्या होता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और अंदर में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो सेल वॉल जो इसका होता है यह डेड होता है कि लिविंग रहता है? डेड रहता है, पढ़ाए थे ना। कौन से शुगर का बना रहता है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड की पॉलीसेक्राइड? पॉलीसेक्राइड शुगर का। और उस पॉलीसेक्राइड शुगर का क्या नाम बताए थे? बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना रहता है? अरे बोलो, पेप्टिडोग्लाइकेन। नहीं बताए थे सब? रिवाइजन नहीं किए हो आप लोग? पेप्टिडो नहीं बताए थे? सेल पढ़ाए थे तो बताए नहीं होंगे। पेप्टिडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका रहता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। फंजाई का सेल वॉल काइटिन का,
और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का, ठीक है। तो ये सेल वॉल रहेगा किस चीज का बना हुआ, पेप्टिडोग्लाइकेन का। और ये सेल मेम्ब्रेन, तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसी सेल मेम्ब्रेन से एक इस तरीके का धागा जैसा संरचना निकला हुआ रहेगा, ठीक है। और इसी धागे वाले संरचना को क्या बोला जाता है, फ्लैजिला। इसी फ्लैजिला से बैक्टीरिया जो होता है वो लोकोमोट करता है, चलता फिरता है। अगर एक जगह पर एक फ्लैजिला निकला हुआ रहे तो उस फ्लैजिला को क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। अगर एक जगह से दो फ्लैजिला निकला हुआ रहे तो इसको क्या बोलेंगे, डाइट्राइकस। और इसके शरीर पर पूरा एक एक फ्लैजिला इस तरीके से निकला हुआ रहे तो इसको क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। समझ में आया। अगर एक फ्लैजिला रहे तो मोनोट्राइकस, एक जगह एक साथ एक जगह से दो फ्लैजिला निकला रहे तो डाइट्राइकस, और फ्लैजिला पूरे शरीर पे रहे तो पेरीट्राइकस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन माने पोषण, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण कैसा करता है, तो कुछ चीजें याद रखनी है। बैक्टीरिया का जो पोषण होता है यह स्वपोषी भी होता है, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक। तो स्वपोषी होगा तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ दे तो क्या बोलिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। एक और एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आयरन बैक्टीरिया, एफी बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, ये सब कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और अगर आपसे परपोषी पूछ दिया जाए कि बैक्टीरिया बताओ कौन कौन सा परपोषी है, तो जितने भी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था, बीमारी फैलाने वाले जीवाणु बैक्टीरिया, वो सब कैसे होंगे, परपोषी होंगे। यानी बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन दोनों प्रकार का होगा, स्वपोषण भी होगा और परपोषण भी होगा। परपोषण का कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जैसे हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ई कोलाई। तीसरा लिख लीजिएगा अपघटक जीवाणु, डिकम्पोजर बैक्टीरिया। ये सब कैसे है, हेट्रोट्रॉफिक, परपोषी। हो गया ना। आगे बढ़े, चलिए। इसमें कोई दिक्कत की नहीं को। बैक्टीरिया का शेप एकदम यहीं पर मेनली उसको याद रखना है। कोकाई होता है एगो, कोकाई माने राउंड शेप, ये पूछा है खूब एग्जाम में इसलिए बोल रहे हैं। बैसिलस रॉड शेप, विब्रियो कॉमा शेप, एस्पाइरिलम स्प्रिंग के आकार का, ठीक है। और एस्ट्रिप्टो इन चेन यानी श्रृंखला में, ये याद रखना है स्ट्रिप्टो। चलिए आगे। उसके बाद लिखिएगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा ये दूसरा किंगडम है। अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में अगर मान लो आपसे पूछे कि जो पुरातन बैक्टीरिया है, पुरातन बैक्टीरिया माने जो कई सौ साल से धरती पर है, धरती पर सबसे पहले वही ना आया था जी। पूरा सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया सबसे पुराना है। तो आपसे पूछा जाएगा जो सबसे पुराने बैक्टीरिया है उसका अध्ययन कहां पर किया जाएगा, तो बैक्टीरिया के हैबिटाट के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्कियो बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। दो प्रकार के बैक्टीरिया और होते हैं, एक होता है आर्कियो, तो आर्कियो माने ओल्डेस्ट, आर्कियो माने ओल्डेस्ट, पुराने। जैसे पूछा जाए पुरातन चीजों का अध्ययन तो क्या बोलिएगा, आर्कियोलॉजी। तो जो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है जो किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, उसको कितना टेम्परेचर झेला दो झेल लेगा। सोचो ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा के साथ भी बैक्टीरिया अंदर से बाहर निकलता है। अब अंदर में 3-3 हजार डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, उतना तापमान में भी उमरता नहीं है।
ठीक है। तो सब कैसे बैक्टीरिया होते हैं? आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं। और दूसरा बैक्टीरिया कौन सा होता है? यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया माने मॉडर्न बैक्टीरिया, जो अभी का समय का है, ठीक है, जैसे टाइफाइड वाला हो गया, ई कोलाई हो गया, ये सब कैसे बैक्टीरिया हैं? यू बैक्टीरिया, ई यू। तो दो याद रखना है, आर्कियो माने ओल्डेस्ट बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया माने मॉडर्न बैक्टीरिया। अब देखिए प्रोटिस्टा क्या है, तो कुछ चीजें हैं इसमें। पहला, प्रोटिस्टा का सेल कैसा होता है? तो याद रखना है, कोशिका के आधार पर प्रोटिस्टा जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। यानी यूनिसेलुलर माने कै कोशिका होगा? एक कोशिका। लेकिन कोशिका में न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? अरे यूकैरियोटिक माने होगा ना जी। यू माने ट्रू और कैरियोटिक माने न्यूक्लियस, यानी कोशिका में उसके न्यूक्लियस होगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। दूसरा आपको याद रखना है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन। बताइए क्या होता है लोकोमोटरी ऑर्गन इसका, अमीबा का? अरे बोलो ना जी। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, हिंदी में इसको कूटपाद कहा जाता है, स्यूडोपोडिया। और एक और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है प्रोटिस्टा का, सिलिया। इसको हिंदी में सिलिया ही कहा जाता है, सिलिया। स्यूडोपोडिया एंड सिलिया, ये दो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। नहीं, प्रचलन अंग, चलता है इससे, लोकोमोट करता है। ब्लंडर मिस्टेक आप कर रहे हैं। क्या होगा? प्रचलन अंग, चलने फिरने वाला अंग। फ्लैजिला भी अमीबा का चलने वाला अंग था, ये उसका बैक्टीरिया का, ठीक है। स्यूडोपोडिया भी हमने पढ़ाया है आपको, पहला लेक्चर ही मेरा इसी पर था। जैसे मान लो ये कोई अमीबा है, तो अमीबा का आकार कैसा होता है? रेगुलर की इरेगुलर? इरेगुलर, किसी भी आकार का हो सकता है। तो यह बाहर वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है? कूटपाद बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। अब जैसे मान लो यहां पर अमीबा को दिखाई दे, यहां सेंटर में न्यूक्लियस है, अमीबा को दिखाई दे रहा है कि यहां पर इसका भोजन है, ठीक है। तो ये स्यूडोपोडिया से क्या करेगा? डुगुरते डुगुरते यहां पर पहुंचेगा भोजन के पास, और अपने स्यूडोपोडिया को क्या करेगा? यहां से तोड़ दिया। स्यूडोपोडिया को थोड़ा सा यह क्या करता है? यहां पर तोड़ देगा, और तोड़ के क्या करेगा? फिर भोजन को अपनी कोशिका के अंदर ले लेगा। अब उसका आकार इस तरह से कुछ दिखेगा, यानी मान लो इतना पार्ट जो है वो क्या हो गया? इसका नष्ट हो गया। अब ये भोजन कहां चला गया? इसकी कोशिका के अंदर। तो स्यूडोपोडिया को जब चाहे यह बना सकता है और जब चाहे बिगाड़ सकता है, ठीक है। इसको फिर समझाते हैं, इन दोनों को समझाना पड़ेगा। किसमें? प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पोषण पूछे, ठीक है, तो पोषण कैसा होगा इसका? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक माने पर पोषी। और हेट्रोट्रॉफिक में कैसा? होलोजोइक। होलोजोइक हिंदी में क्या बोलेंगे? सहजीवी, सहजीवी। एक और चीज याद रखना है, इसको डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोला जाता है। डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी जंतु 5 जगत का कूड़ेदान। डस्टबिन माने क्या होता है? कूड़ादान होता है। इसको कूड़ा, हाँ, प्रोटिस्टा को बोला जाता है डस्टबिन। क्यों डस्टबिन कहते हैं वो समझना। देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो होता है, अगर यूनिसेलुलर है ना, तो यूनिसेलुलर होने के बाद कैसा रहता है? प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। एक लौता ऐसा किंगडम है जो यूनिसेलुलर होने के बावजूद कैसा है? यूकैरियोटिक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डस्टबिन। जो ऑर्गेनिज्म किसी किंगडम में फिट नहीं बैठा, उसको किस में रख दिया जाता है? प्रोटिस्टा में। इसलिए इसको बोलते हैं डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका पूछे अगर आपसे, तो क्या बोलिएगा? एसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल। कौन सी विधि से? तो बाइनरी फिजन, द्विखंडन। एसेक्सुअल बाई बाइनरी फिजन, द्विखंडन विधि से करेगा। अमीबा तो समझ गए,
ठीक है। अब देखो इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसको क्या बोलते हैं? पैरामीशियम। पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम एग्जांपल में इसके लिख लीजिएगा। पैरामीशियम, तो पूछ देगा आपसे कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, बोलिए। स्लीपर शेप। कैसा होता है? स्लीपर शेप, यानी चप्पल के आकार का होगा, चप्पलाकार। दिख रहा है ना चप्पल जैसा, चप्पलाकार, ठीक है। और स्यूडोपोडिया किसका लोकोमोटरी ऑर्गन था? कूटपाद अमीबा का। और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सिलिया। तो ये छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं? सिलिया बोलते हैं। तो इसी सिलिया से यह क्या करेगा? लोकोमोट करेगा, चलने फिरने का काम करेगा। तो सिलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटिस्टा, सॉरी पैरामीशियम, एंड स्यूडोपोडिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एमीबा। क्लियर है? अमीबा का आकार कैसा होता है? अनफिक्स, किसी भी आकार का। और इसका आकार कैसा होगा? फिक्स होगा, हमेशा निश्चित आकार का रहता है। अमीबा जो होता है वो कैसे पानी में पाया जाता है? साफ पानी में, मृदु जल में पाया जाता है, मीठे पानी में। और ये कैसे वाटर में पाया जाएगा? मरीन वाटर में, समुद्र के पानी में, नमकीन पानी में यह पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला किंगडम हेडिंग बना लीजिएगा, फंजाई। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा फंजाई, FUNGI, फंजाई। फंजाई, फंजाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। फंजाई को हिंदी में बोलते हैं कवक। कई लोग इसको फुंगी पढ़ता है, फुंगी। आप लोग नहीं ना पढ़ते हैं। फंजाई का सेल कैसा होता है बताइए, बोलिए। यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? वेरी गुड, मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर हो गया, यूकैरियोटिक। इसमें सेल वॉल पाया जाएगा? किस चीज का? काइटिन का। इसका रिजर्व फूड मटेरियल बोलिए। रिजर्व फूड बोलिए। हाँ, ग्लाइकोजेन। एनिमल का और फंजाई का दोनों का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजेन होता है, ठीक है। केवल प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, याद रहेगा ना। पौधा का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजेन है। समझ गए? फंजाई कैसा होता है? मोटाइल की नॉन मोटाइल? लोकोमोशन करेगा? नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल यानी लोकोमोशन यह नहीं कर सकता है, स्थिर रहेगा, जहां रहेगा चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, इसमें गति नहीं होगा। एंटीबायोटिक पहला किससे बना था? रिप्रोडक्शन कैसे करेगा यह? बोलिए। सेक्सुअल की सेक्सुअल? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल किस विधि से? स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल करेगा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर एक फंजाई है, इस तरीके का कोई फंजाई। फंजाई देखो ना, गोबर छत्ता टाइप का जो रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का मान लीजिए कोई फंजाई है। अब जब यह मैच्योर हो जाएगा ना, तो इसके शरीर पर छोटा छोटा इस तरीके का क्या बनने लगेगा? स्पोर बनने लगेगा। और फिर ये फंजाई क्या होगा? बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। और फटने के बाद जहां जहां स्पोर गिरेगा ना, अगर इस स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिला, अनुकूल वातावरण, तो वहां से नया फंजाई जो होगा वो ग्रो कर जाएगा। समझ गए? तो इसको क्या बोला जाता है? स्पोर फॉर्मेशन। तो फंजाई रिप्रोडक्शन कैसा करेगा? एसेक्सुअल करेगा। याद रखना है, सबसे पहला एंटीबायोटिक किससे बना था? फंजाई से बना था। सबसे पहला एंटीबायोटिक, कल भी बताया था हमने, सबसे पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन जो था, मेडिसिन, वो बना था फंजाई से। कौन सा फंजाई था?
पेनिसिलियम, फंजाई का नाम था पेनिसिलियम। और कौन सा एंटीबायोटिक था? पेनिसिलिन। किसने बनाया था? हाँ, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। तो ये कुछ चीज है फंजाई का, याद रखना है आपको। हो गया, आगे बढ़े। अब एक किंगडम है प्लांट किंगडम। आज खत्म हो जाएगा लग रहा है। हाँ, खत्म कर ही देना है। विटामिन भी इसके बाद कर दिया जाएगा। आज लास्ट क्लास, द एंड। हो गया। चलिए, प्लांट किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो देखिए प्लांटी का अगर आपसे पूछा जाए सेल कैसा होगा तो बोलिए। मल्टी सेलुलर। अब आप लोग सीख गए हैं सब कुछ। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल रहेगा, बोलिए। रहेगा। किस चीज का? सेलुलोज का। अगर आपसे पूछे रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा, क्या रहेगा? स्टार्च। न्यूट्रिशन अगर आपसे पूछे तो कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषण। कौन सी विधि से? फोटोसिंथेसिस, यही ना होता है, फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे पूछे रिप्रोडक्शन, बोलिए। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों। एसेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल अगर होगा तो किस विधि से? वेजिटेटिव। ठीक है, समझाते हैं इसको। वेजिटेटिव। और अगर सेक्सुअल होगा तो पॉलिनेशन, परागण, पॉलिनेशन। तो प्लांट्स का अगर सेल पूछा जाए आपका तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। जितने सारे प्लांट हैं सब मल्टी सेलुलर हो। सबसे छोटा पौधा कौन सा होता है? बोलो। एसिटाबुलेरिया, बताए थे। हाँ, एसिटाबुलेरिया। और सबसे बड़ा पौधा सिकोआ। आगे बढ़े। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए। प्लांटी को दो वर्गों में बांटा गया है। क्रिप्टोगैमस और दूसरा फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस को तीन भागों में, पहला थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैमस को दो भागों में, जिम्नोएस्पर्म, इसको हिंदी में कहते हैं नग्न बीजी पौधे, और दूसरा एंजियोस्पर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी। इसको हिंदी में नहीं बोलते हैं, जो है वही लिखाएगा। हाँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वही लिखाएगा। एंजियोस्पर्म को दो और वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला मोनोकॉटिलेडॉन्स, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री।
और दूसरा होता है डाइकोटिलेडॉन्स, द्विबीजपत्री, डाइकोटिलेडॉन्स। इसके एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, कारा एक्सेट्रा। हो गया, लिख लिए। मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, लिवर रॉट एक्सेट्रा। और लास्ट है चलिए लिख लिए इतना। अब इसको समझ लो। देखो प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। पहला इसका टाइप क्या है, क्रिप्टोगैमस। क्या है, क्रिप्टोगैमस। देखो क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है, अगर इसे सिंपल भाषा में हम लोग पढ़ें तो इसको बोला जाता है सीडलेस प्लांट। क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या होता है, सीडलेस प्लांट, बीज रहित पौधे, यानी वैसे पौधे जिसमें बीज नहीं रहता है उसको क्या बोला जाता है, क्रिप्टोगैमस। क्लियर है। और जो भी प्लांट उसमें अगर सीड रहे तो उसको बोलेंगे फेनेरोगैमस प्लांट, तो इसको बोलेंगे सीडेड प्लांट। बीज वाले पौधे को बोलते हैं फेनेरोगैमस और बिना बीज वाले पौधे को बोलते हैं फेनेरोगैमस। याद कर लो, एकदम लाइफ टाइम ही काम आने वाला है, हमेशा हर एग्जाम में काम आएगा। सीडलेस प्लांट को क्रिप्टोगैमस और सीड वाले प्लांट को फेनेरोगैमस। एक और चीज आपको याद रखना है, जो भी आपको क्रिप्टोगैमस प्लांट होते हैं ना, इसमें फ्लावर नहीं होगा, यानी फ्लावर जो होगा वो एब्सेंट रहेगा। क्रिप्टोगैमस प्लांट में फ्लावर नहीं रहते हैं, बिना फूल वाले पौधे। और जो भी फेनेरोगैमस प्लांट होते हैं तो फेनेरोगैमस प्लांट में भी जिम्नोस्पर्म जो है ना, यहां पर फ्लावर नहीं आएगा, केवल फ्लावर किस में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। यानी यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि फेनेरोगैमस प्लांट में फ्लावर जो होगा वो प्रेजेंट हो जाएगा, यानी फूल जो होता है वो उपस्थित हो जाता है, फूल वाले पौधे। ठीक है। तो फूल वाला पौधा अगर धरती पर 100% प्लांट होता है तो 100% प्लांट में हम 95% प्लांट कैसे कह सकते हैं बिना फूल वाले।
95% पौधे जो है वो बिना फूल के हैं, और 5% प्लांट ऐसा होता है जिसमें फ्लावर होता है। यानी धरती पर हम लोग जितना भी आम, लीची, सेव, जामुन, तरबूज देख रहे हैं, इस सब कैसा प्लांट होता है? फ्लावर वाला। वो केवल कितना परसेंट है? 5% है। 95% पौधा हम लोगों ने देखा ही नहीं है। ठीक है, धरती पर पानी ज्यादा है कि जमीन ज्यादा है? पानी ज्यादा है। पानी कितना है? लगभग आपका 78 के आसपास, 78-79% आपका क्या है? पानी है। तो उतना अगर धरती पर पानी है तो एक्वेटिक प्लांट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, पानी वाले पौधे अधिक होंगे ना जी। तो पौधा कहां से हम लोग देख लेंगे? गए हैं समुद्र के अंदर? नहीं गए हैं। जमीने वाला देख रहे हैं तो 5% ही प्लांट ही हम लोग देख रहे हैं। वो केवल कौन सा है? एंजियोस्पर्म है। समझ गए? जो भी फूल वाला पौधा दिख रहा है सब एंजियो। यहां से समझना शुरू करो। देखो, तो बिना ये सब तीनों प्लांट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें फ्लावर भी नहीं है और सीड भी नहीं है। तो थैलोफाइटा ये नाम इसलिए रखा गया, फाइटा जहां जहां वर्ड मिल रहा है तो फाइटा का मतलब होता है पौधा, फाइटा का मतलब पौधा। और थैलो जो वर्ड आया है ना, थैलो माने इसका शरीर जो है वो कैसा है? तो थैला जैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। जनरली जो भी पौधे होते हैं उनका शरीर कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में। कौन कौन 3 भाग होते हैं प्लांट के? पहला भाग होता है फूट, दूसरा भाग होता है सीटा और तीसरा भाग होता है कैप्सूल। पौधा का शरीर 3 भाग में बटा रहता है, फूट, सीटा, कैप्सूल। जैसे पूछे हम लोगों का शरीर कितने भाग में बटा हुआ था, आप क्या कहिएगा? 3 पार्ट में। हेड कहिएगा, फिर नेक कहिएगा, और यहां से क्या हो गया? पूरा ट्रंक हो गया। हेड पूरा गर्दन वाला हिस्सा, नेक माने पूरा एब्डोमेन वाला हिस्सा, और ट्रंक माने पैर वाला हिस्सा। तो 3 पार्ट में हम लोग का बॉडी है। प्लांट का भी बॉडी 3 पार्ट में, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो फूट का मतलब होता है रूट, फूट का मतलब रूट, सीटा का मतलब होता है तना, स्टेम, और कैप्सूल का मतलब होता है लीफ। किसी भी पौधा का शरीर 3 भागों में बटा रहता है, फूट, सीटा, कैप्सूल, रूट, स्टेम और लीफ। लेकिन जो भी आपका थैलोफाइटा प्लांट होगा इसका शरीर 3 भागों में बटा हुआ नहीं रहेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं क्या? बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, बोल सकते हैं। इसका शरीर 3 भागों में बटा हुआ नहीं रहेगा, एक ही शरीर रहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है जी? थैलोफाइटा। ठीक है, इसका एक लौता सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी किसका एग्जाम्पल है? सवाल किसका है? थैलोफाइटा का है। ठीक है, अब ये एल्गी से भी प्रश्न आपको पूछता है। देखो, एल्गी भी 3 प्रकार का होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए, एल्गी जो होता है ये किसका एग्जाम्पल हो गया? थैलोफाइटा। किसको क्या बोलते हैं? शैवाल। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोफाइसी, और एक होता है फियोफाइसी, और एक होता है रहोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रहोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है ये कैसे एल्गी को हम लोग कहते हैं? ग्रीन एल्गी को, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी जो है ये हम लोग कहते हैं दिख रहा है ब्राउन एल्गी, और रहोडोफाइसी किसको बोलेंगे? रेड एल्गी को। 3 प्रकार का एल्गी होता है। थैलोफाइटा 3 प्रकार का हो गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रहोडोफाइसी। क्लोरो वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है, कैसा होगा? ग्रीन। ये जनरली कहां पर पाया जाता है? तो ओशियन में, समुद्र में कैसा पाया जाता है? और एक एक क्लोरोफाइसी तो इतना बड़ा बड़ा होता है कि समुद्री जहाज भी इसमें फंस जाता है। अरे एल्गी मतलब क्या? ऐसे काई समझ रहे हो? काई जो जहां से पानी रिश्ते रहता है, घर में लग जाता है, नहीं हरा हरा लग जाता है, जहां से पानी रिश्ते रहता है, वही है आपका एल्गी, शैवाल। तो समुद्र के अंदर अगर हरा रंग का आपको एल्गी दिख रहा है तो उस एल्गी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरोफाइसी। और ये बहुत बड़ा बड़ा रहता है, इसमें कई बार तो समुद्री जहाज फंस करके उसी में लपेटा जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है, गिर जाता है जहाज, उसी में फंस जाता है। फियोफाइसी जो एल्गी होगा ये ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, जनरली यह कहां पर पाया जाता है? तो रॉक वगैरह पर, चट्टान वगैरह पर यह पाया जाता है।
और रहोडोफाइसी जो होगा वो रेड एल्गी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि समुद्र के पानी का रंग अगर हरा दिखाई दे रहा है तो वहां पर कौन सा एल्गी रहेगा, तो क्लोरोफाइसी। अगर पूछे समुद्र के पानी का रंग लाल दिखाई दे तो कौन सा एल्गी होगा, वहां रहोडोफाइसी रहेगा। समझ गए। और इस पूरा का शरीर जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड नहीं रहेगा, यानी रूट, स्टेम और लीफ नहीं रहेगा। क्लियर है। एक और चीज आपको यहां याद रखना है, एक तो हो गया बॉडी, इसका डिफरेंशिएट नहीं है। दूसरा क्या याद रखना है, इसमें जाइलम और फ्लोएम इसमें होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जाइलम और फ्लोएम भी क्या होगा, इसमें एब्सेंट रहेगा, जाइलम और फ्लोएम नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सबसे पॉपुलर क्या है, एस्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स, कारा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। एस्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स और कारा, थैलोफाइटा के। समझ गए। लेकिन सब में क्लोरोफिल है, यानी न्यूट्रिशन सब कैसा करेगा, ऑटोट्रॉफिक ही करेगा। चलिए ब्रायोफाइटा देखिए। तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, लिवर रॉट। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज है, उसको याद करना। देखो ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पौधों के जगत का उभयचर। जैसे मेढक क्या है, उभयचर जंतु है ना, जमीन पानी दोनों पर पाया जाता है। तो पौधे, प्लांट किंगडम का अगर उभयचर आपसे पूछ दिया जाए तो किसका नाम बोलोगे, ब्रायोफाइटा का। जमीन पर भी रहता है और पानी में रहता है, इसको क्या बोलते हैं, उभयचर। थैलोफाइटा केवल कहां पर होगा, पानी में। ठीक है। और ये जमीन और पानी दोनों पर आएगा, इसलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसमें रूट नहीं होगा, रूट एब्सेंट, लेकिन स्टेम और लीफ प्रेजेंट। रूट नहीं होगा, स्टेम और लीफ होगा। रूट नहीं होगा, स्टेम और लीफ होगा। ठीक है। इसका एग्जांपल, और अगर आपसे पूछे कि जाइलम और फ्लोएम है कि नहीं है तो क्या बोलोगे, नहीं है। यहां पर भी जाइलम और फ्लोएम नहीं है, वैस्कुलर बंडल यहां भी एब्सेंट है। आगे बढ़े। अब देखिए टेरिडोफाइटा, पी यहां साइलेंट है तो इसको क्या पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा। तो इसका एग्जांपल है टेरिस, यहां भी पी साइलेंट है, इसको क्या पढ़ते हैं, टेरिस, सिलाजिनेला एक्सेट्रा। तो टेरिडोफाइटा प्लांट है, पहला प्लांट किंगडम का पौधा आया जो कि बॉडी इसका वेल डिफरेंशिएटेड है, यानी इसका जो शरीर होगा टेरिडोफाइटा का, उसमें रूट भी होगा, स्टेम भी होगा और लीफ भी होगा। रूट, स्टेम, लीफ ऑल आर प्रेजेंट। पूछे जाइलम और फ्लोएम होगा तो जाइलम और फ्लोएम भी क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। जाइलम और फ्लोएम भी यहां से आ जाएगा। ये प्लांट कैसा होता है, तो उडी होता है, उडी काष्ठीय पौधे हैं या लकड़ी वाले। घर पर जाकर के गूगल पर सर्च करके देखिएगा ना तो आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है। फिगर के साथ आप इसको देख पाइएगा, टेरिस सर्च करिएगा तो गूगल पर दिखेगा कि कैसा होता है। हो गया। उसके बाद देखो फेनेरोगैमस प्लांट कैसे होने वाले हैं, सीडेड है, सीडेड प्लांट है, यानी फ्लावर भी है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो ग्रुप में बांटा गया है। तो देखो जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं, नग्न बीजी। तो पहला चीज आपको याद रखना है कि जो नग्न बीजी यानी बीज है लेकिन कैसा है, बिना आवरण का है। जैसे कोई भी सीड जो रहता है, मान लो ये कोई सीड है, तो सीड के ऊपर में क्या पाया जाता है, एक सीड कोट पाया जाता है। ये सीड है तो इसके ऊपर में क्या पाया जाएगा, सीड कोट। और यह सीड कोट किस चीज का बना रहता है, बोलो कौन सा टिश्यू, स्केलरेन काइमा। पढ़ाए हैं ना, कौन सा टिश्यू होगा, नहीं पढ़ाए सब, पढ़ाए हैं। स्केलरेन काइमा टिश्यू का सीड कोट यहां पर रहेगा और अंदर में क्या है, सीड है। तो जो आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट होगा ना, उस जिम्नोस्पर्म प्लांट के बाहर में क्या नहीं रहता है, सीड कोट नहीं रहता है। समझ में आई बात। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नग्न बीजी कहते हैं। यानी इसमें सीड कोट सीड के बाहर में नहीं है और फ्लावर भी नहीं है। पूछा जाए प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है तो है, यानी रूट, स्टेम और लीफ में पौधा जो होगा वो बटा हुआ रहेगा। पूछे जाइलम और फ्लोएम है तो क्या बोलोगे, है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम भी है। अब एंजियोस्पर्म प्लांट जो है इसको क्या बोलते हैं, आवृत बीजी। तो आवृत बीजी बोले तो इसका मतलब क्या होगा, आवृत बीजी का सीड कोट होगा, यानी यहां पर सीड कोट प्रेजेंट रहेगा। आवृत बीजी पौधों में सीड कोट रहेगा। मान लो ये सीड है तो सीड के बाहर में
सीड कोट रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। पूछे जाइलम और फ्लोएम होगा तो क्या बोलिएगा, होगा। प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है तो है, रूट स्टेम और लीफ में प्लांट बॉडी बटा हुआ रहेगा, समझ गए। और ये प्लांट पहला ऐसा, ये जो चला आ रहा है फाइलम, इसमें पहला फाइलम एंजियोस्पर्म है जिसमें फ्लावर आया है, इसके पहले किसी में भी फ्लावर नहीं था, ठीक है। तो फ्लावर आया तो इसको कितने भागों में बांट दिए, दो भागों में। पहला क्या है, मोनोकॉटिलेडॉन्स, क्या है, मोनोकॉटिलेडॉन्स, और दूसरा क्या है, डायकॉटिलेडॉन्स, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसको समझिएगा, मान लो इस तरीके का कोई आप पत्ता देखे होंगे, दो तरह का दिखा होगा आपको, दो तरह का, इस तरह का पत्ता देखे हो, दो तरह का दिखा होगा। हाँ, हल्दी का पत्ता आप देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है, और आम वगैरह का पत्ता देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। तो जो पत्ता दो पार्ट में बटा हुआ रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडॉन्स। और जो पत्ता बीच में से बटा हुआ नहीं रहे उसको क्या बोलेंगे, एक बीजपत्री, मोनोकॉटिलेडॉन्स, ठीक है। इफ टू कॉटिलेडॉन्स फाउंड इन द लीफ देन लीफ इज कॉल्ड डाइकोटिलेडनस लीफ, एंड if single cotyledons present in leaf it is called monocotyledonous leaf। समझ गए। कई सारे आप सीड को देखिएगा तो बीज जो होता है वो भी दो भाग में बटा हुआ रहेगा, तो इसको बोलेंगे डाइकोटिलेडनस। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ये सब कितना पार्ट में सीड बटा हुआ रहता है, दो पार्ट में, तो डाइकोटिलेडनस हो गया। चावल, राइस कितना कोटिलेडन्स में बटा हुआ है, एक। अदरक हो गया, एक कोटिलेडन। हल्दी हो गया, एक कोटिलेडन्स में हो गया। समझ में आ रहा है। तो डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडॉन्स दोनों किसके पार्ट हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट के पार्ट है, दो सब में फ्लावर रहेगा। चलिए, कोई कंफ्यूजन हमको लगता है नहीं होना चाहिए। अब किसका, लिख लो अपने से जितना लिखना है, जितना एग्जाम्पल लिखना है, जितना सारा दिख रहा है, आम, लीची, जामुन, सब इसी का एग्जाम्पल है। एनिमल किंगडम हेडिंग बना लीजिए, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। तो देखो, एनिमल जो होगा उसका अगर सेल आपसे पूछे तो कैसा सेलुलर होता है, या बोलो एनिमल का सेल कैसा होगा, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, ठीक है। और अगर पूछे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अगर आपसे न्यूट्रिशन पूछे, पोषण, तो क्या बोलिएगा, ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक, परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक। अगर आपसे पूछे इसका रिजर्व्ड फूड मटेरियल, तो क्या बोलिएगा, ग्लाइकोजेन, ठीक है। तो ये बेसिक हुए। इसका क्लासिफिकेशन लिख लीजिए। पोरीफेरा पहला, दूसरा सिलोन्ट्रेटा, तीसरा प्लेटीहेलामेंथिस, नीमाटोडा, एनीलिडा, इकाइनोडर्मेटा, नीमाटोडा, एनीलिडा, इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा,
मोलस्का, हेमिकॉर्डाटा, और 10वां कॉर्डाटा। 10 फाइलम है एनिमल किंगडम में। कई जगह पर सिलेंट्रेटा को निडेरिया लिखा हुआ भी मिलेगा, तो बतिया इज सेम, निडेरिया लिखा हुआ रहे चाहे सिलोन्ट्राटा लिखा हुआ रहे। हाँ, सी साइलेंट है। हाँ क्या लास्ट है कॉर्डाटा, CHORDATA, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा हो गया। लिख लिए? चलिए अब एक एक लाइन सबके बारे में लिख लीजिए। पहला हेडिंग बना लो पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा। डैश देकर के इसमें लिखिएगा डैश देकर के लिखिएगा। इसमें हिंदी में ही लिखते जाओ। इसमें जीवों के शरीर पर, सब लोग हिंदी में ही लिख लीजिए, जीवों के शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। जीवों के शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी का, अगला पॉइंट इसी का लिखिएगा। इन जीवों को स्पॉन्ज, SPONGE, स्पॉन्ज भी कहा जाता है। इन जीवों को स्पॉन्ज भी कहा जाता है। स्पॉन्ज भी कहा जाता है। ठीक है, देखो पोरीफेरा में पोर जो वर्ड आया ना, पोर का मतलब क्या होता है? होल, यानी उनके पूरे शरीर पर क्या पाया जाएगा? छिद्र पाया जाएगा। जैसे जो आपके इस तरीके के समुद्री जीव होते हैं, यहां पर उसका सिर निकला रहता है, इसी को बोला जाता है पोरीफेरा। इसका पूरा शरीर जो होता है इसमें छिद्र निकला रहता है। मोस्टली 2 छिद्र होता है। एक छिद्र को कहते हैं ऑस्टिया, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, और एक छिद्र होता है ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम 2 छिद्र रहता है। एक से पानी इसके शरीर में आता है ऑस्टिया से, और ऑस्कुलम से पानी इसके शरीर से निकलता है। स्पॉन्ज माने गद्देदार रहता है, इसका शरीर जो होगा वो गद्देदार रहेगा, तो इसलिए पोरीफेरा होता है। समझ गया? तो नाम पोरीफेरा क्यों दिया गया है? क्योंकि पूरा शरीर जो है उसमें असंख्य छिद्र रहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिएगा सिलोन्ट्रेटा या निडेरिया। सिलोन्ट्रेटा या निडेरिया। डैश देकर के लिखिएगा। इस संघ में, संघ माने फाइलम, इस संघ में पहली बार उत्तक का निर्माण हुआ। उत्तक का निर्माण हुआ। इस संघ में पहली बार उत्तक का निर्माण हुआ, कौमा, इसमें जीवों के मुंह पे धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना होती है जो भोजन पकड़ने का कार्य करती है। जो
भोजन पकड़ने का कार्य करती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जेली फिश, जेली JELLY, जेली फिश, कॉमा मूंगा, मूंगा समझते हैं जो अंगूठी अंगूठी पहना जाता है, लाल रंग नहीं होता है, हाँ मूंगा, जेली फिश मूंगा, हाइड्रा इत्यादि इत्यादि। देखिएगा जेली फिश जो होता है ना इस तरीके का रहता है, इस तरीके का रहेगा, ऐसे ऐसे धागा जैसा पूरा संरचना निकला हुआ रहता है। इसी से ये क्या करता है, तो समुद्र के अंदर जो भी भोजन मिलता है उसको वो क्या करता है, पकड़ लेता है। तो पकड़ लेता है इसीलिए इसको निडेरिया बोला गया, सिलोन्ट्रेटा, सिलिया टाइप का स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है। नेक्स्ट लिखिएगा प्लेटीहेलामेंथिस, प्लेटीहेलामेंथिस लिखा हुआ है बोर्ड पे, प्लेटीहेलामेंथिस। तो प्लेटीहेलामेंथिस फाइलम में वर्म्स आते हैं, वर्म्स को हिंदी में बोला गया है कृमि, जिससे होने वाले रोग हम लोग कल पढ़े थे ना, कृमि से होने वाला कौन कौन रोग पढ़े थे, एलिफेंटियासिस एक डिजीज पढ़े थे, हाथी पांव जिसको बोला जाता है। तो हाथी पांव रोग किससे होता है, प्लेटीहेलामेंथिस से होता है। तो डैश दे करके इसमें लिखिएगा, डैश दे करके, इस संघ के जीवों का शरीर चपटा होता है, इस संघ के जीवों का शरीर चपटा होता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में फीता कृमि, टेप वर्म, फीता कृमि या अंग्रेजी में उसको टेप वर्म भी कहा जाता है, टेप वर्म, कॉमा लीवर फ्लूक, लीवर LIVER, लीवर फ्लूक FLUKE, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जो है वो लीवर में बीमारी फैलाता है, ठीक है, लीवर के साइज को क्या कर देता है, लंबा कर देता है, लीवर को बड़ा कर देता है, ठीक है, तो लीवर में बीमारी फैलाता है। और फीता कृमि जो है वो त्वचा संबंधित बीमारी, खाद्य खुजली का बीमारी फैलाता है। तो ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, प्लेटीहेलामेंथिस का है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट क्या है, स्केलहेलामेंथिस, नीमाटोडा, नीमाटोडा। नीमाटोडा में लिखिएगा, इस संघ के जीव का शरीर, इस संघ के जीव का शरीर बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, गोल कृमि, गोल कृमि, गोल कृमि, ठीक है, राउंड वर्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं, गोल कृमि, राउंड वर्म। नेक्स्ट लिखिएगा एनीलिडा, टेप वर्म, टेप के जैसा होता है। नेक्स्ट लिखिएगा एनीलिडा, एनीलिडा, डैश दे करके लिखिएगा, इनका शरीर, इनका शरीर लंबा एवं खंडित रहता है, इनका शरीर लंबा एवं खंडित रहता है, इनका शरीर लंबा एवं खंडित रहता है। एवं इनमें लाल रक्त पाया जाता है, लाल रक्त पाया जाता है। ये त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, ये त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा इसमें, केचुआ, अर्थवर्म हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं, केचुआ, त्वचा, स्किन से त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। उदाहरण में केचुआ,
जोक, जोक समझ रहे हो ना, लीच, जोक। एक होता है नेरिस, NERIS, नेरिस, नेरिस। ये सब एनिलिडा के एग्जाम्पल हैं। हाँ नेरिस। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में केचुआ का हृदय, केचुआ का हृदय 8 खंडों में बटा होता है, 8 खंडों में बटा होता है। नेक्स्ट लिखिएगा 7वां, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, उसके बाद इकाइनोडर्मिटा कर देते हैं। ऑर्थोपोडा पहले लिख लीजिए, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा लिखिएगा डैश दे करके। ऑर्थो का मतलब ज्वाइंटेड, ऑर्थो का मतलब ज्वाइंटेड यानी जुड़ा हुआ, ज्वाइंटेड। एवं पोडा का मतलब PODA, पोडा का मतलब पैर, पैर, ठीक है। ऑर्थोपोडा जो वर्ड आया है ना, यहां ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है, ज्वाइंटेड, यानी इनका सारा का पैर जो होता है वो क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इनको ऑर्थोपोडा कहा जाता है, ज्वाइंटेड लेग्स। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे पैर, लेग, लेग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसे कीटों का संघ भी कहा जाता है। कीट माने इंसेक्ट, इसे कीटों का संघ भी कहा जाता है, इसे कीटों का संघ भी कहा जाता है। अगला पॉइंट इसी का लिखिएगा, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, यह जंतु जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, फाइलम है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनमें बाहरी कंकाल पाया जाता है, इनमें बाहरी कंकाल, बाहरी कंकाल पाया जाता है। बाहरी कंकाल माने एक्सोस्केलेटन, ठीक है, बाहरी कंकाल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है, जो काइटिन का, जो काइटिन का बना होता है, जो काइटिन का बना होता है। तो आप लोगों को याद होगा, हमने बताया भी था आप लोगों को, स्टार्टिंग क्लास में ही बताए थे, जो कॉकरोच होता है उसका हृदय कितने चैम्बर का बना रहता है, 13 चैम्बर, ठीक है, कॉकरोच का। और केचुआ में 8 हो गया, कॉकरोच का हृदय 13 चैम्बर। और कॉकरोच का जो शरीर रहता है ना बाहर से, तो उसमें स्केलेटन माने कंकाल शरीर के अंदर नहीं रहता है, कहां रहता है, बाहर। हम लोगों का कंकाल कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और उसका कंकाल किस चीज का बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, ठीक है। और काइटिन कैसा सेक्राइड शुगर है, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड शुगर है, अनकाउंटेबल कार्बन एटम उसमें रहेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, नोट में कर लेना। अगला पॉइंट नोट में लिखिएगा, मच्छर में 8 पैर होते हैं, मच्छर में कितने को पैर होगा, 8 पैर होते हैं, तथा 4 पंख होते हैं, तथा 4 पंख होते हैं। मच्छर गति के लिए 6 पैरों का इस्तेमाल करता है, मच्छर गति के लिए माने चलने उलने के लिए 6 पैर का इस्तेमाल करता है। हो गया। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, उदाहरण, बिच्छू, केकड़ा, तितली, जितना कीड़ा मकोड़ा सब। एग्जाम्पल में बिच्छू, केकड़ा, क्रैब, तितली, मच्छर, चींटी, सब हो जाएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा,
इकाइनोडर्मेटा, 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 इकाइनोडर्मेटा डैश देकर के लिखिएगा। ये जल में रहने वाले जीव हैं, ये जल में रहने वाले जीव हैं एवं इनके शरीर के बाहरी सतह पर, एवं इनके शरीर के बाहरी सतह पर कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, कांटे नुमा संरचना पाई जाती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा स्टार फिश, एग्जाम्पल में स्टार फिश, स्टार फिश, स्टार फिश। ठीक है, देखो इकाइन जो वर्ड आया है ना, इस इकाइन का मतलब क्या होता है? कांटा। इकाइन का मतलब क्या होता है? कांटा। और डर्मा का मतलब होता है स्किन, त्वचा। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन करते हैं ना, तो डर्मा का मतलब होता है स्किन और इकाइन का मतलब होता है कांटा। इसका पूरा शरीर जो होता है उस पर कांटा कांटा रहता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इकाइनोडर्मेटा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्टारफिश। तारा मछली भी कई जगह हिंदी में लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। मोलस्का नहीं लिखवाए थे? मोलस्का लिख लीजिए नेक्स्ट। मोलस्का, मोलस्का इन जीवों का बाहरी कवच, इन जीवों का बाहरी कवच कठोर होता है, कठोर होता है, कठोर होता है, जो जो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह यह जंतु जगत का, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। उदाहरण में लिख लीजिएगा घोंघा। घोंघा समझते हैं ना? घोंघा, स्नेल बोलते हैं अंग्रेजी में। और एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? शंख। शंख देखे ना, जो बजाया जाता है, तो शंख इसी से मिलता है, मोलस्का से ही मिलता है। उसका बाहरी सरफेस जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, शंख। ऑक्टोपस, अगला उदाहरण लिख लो, ऑक्टोपस, जिसमें 8 पैर रहता है। हाँ, ऑक्टोपस में 8 पैर होता है, ऑक्टोपस। सीपी, सीपी समझ रहे हैं, जिसमें से मोती निकलता है, देखे हैं? घर और में सजावट में यूज होता है, वो लगा रहता है, सीपी। ये सब किसका उदाहरण हो गया? मोलस्का का। अब कौन बच रहा है? हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा लिख लीजिए, फिर कॉर्डाटा हो जाएगा। हेमिकॉर्डाटा पहले लिख लीजिए। हेमिकॉर्डाटा, देखो कॉर्डा हो गया ना, हेमिकॉर्डाटा। देखो हेमी का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा। और कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो डैश देकर के लिखिएगा। इनमें अल्प विकसित रीढ़ की हड्डी होती है, इनमें अल्प विकसित रीढ़ की हड्डी, अल्प विकसित रीढ़ की हड्डी होती है। किंतु 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 ये कॉर्डेटा से समानता रखते हैं, किंतु ये कॉर्डेटा से समानता रखते हैं। सिफेलोडिस्कस इसका एग्जाम्पल है, सिफेलोडिस्कस, सिफेलोडिस्कस, सिफेलोडिस्कस। जानवर का नाम गूगल पे ही मिलेगा, उदाहरण में देखना दिखेगा, सिफेलोडिस्कस। लास्ट लिख लीजिए कॉर्डाटा, लास्ट लिखिए कॉर्डाटा, कॉर्डाटा। डैश देकर के लिखिएगा। इन जीवों के शरीर में
इन जीवों के शरीर में रीढ़ की हड्डी ब्रैकेट में नोटोकॉर्ड, NOTOCHORD, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। इन जीवों के शरीर में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अगला पॉइंट इसी का लिखिएगा। इनमें पाचन तंत्र, कौमा श्वसन तंत्र इत्यादि पूर्ण विकसित होते हैं। इसे निम्न वर्ग, अगला पॉइंट, इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है। इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है। इसे निम्न वर्गों में बांटा गया। पहला मत्स्य, ब्रैकेट में लिखिएगा पीसेज, PISCES, पीसेज, डैश देकर के लिखिएगा। इनका शरीर असमतापी, ब्रैकेट में लिख लो कोल्ड ब्लडेड। असमतापी मतलब जिसका शरीर का तापमान कभी इक्वल नहीं होगा, बढ़ते घटते रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और हम लोग कैसे ब्लडेड हैं? वार्म ब्लडेड माने समतापी, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पर ही कूदते हिलते डुलते रहते हैं हम लोग। बढ़ जाएगा तो बुखार हो जाता है, घट जाता है तो चक्कर आने लगता है। ठीक है, तो असमतापी होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें फिश में ही लिखिएगा अगला पॉइंट, इसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, शार्क, कॉमा सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। अब सी हॉर्स लिखा हुआ रहे तो इसको आप लोग ऐसा नहीं कि जानवर समझ लेना, ये मछली है। ठीक है, सी हॉर्स लिखा हुआ है लेकिन है ये मछली, सी हॉर्स। ठीक है, डॉल्फिन मछली है कि नहीं है? नहीं है। ब्लू व्हेल नहीं है। ठीक है, अगला लिखिएगा उभयचर वर्ग। पहला मत्स्य था, दूसरा उभयचर वर्ग, ब्रैकेट में लिखिएगा एम्फीबियन, AMPHIBIAN, एम्फीबियन, डैश देकर के लिखिएगा। यह स्थल तथा जल दोनों पर रह सकता है, कौमा इसका शरीर असमतापी माने कोल्ड ब्लडेड, ये भी है, असमतापी होता है, कौमा इसमें 3 चैम्बर हृदय पाया जाता है। 3 चैम्बर हृदय माने कौगो ऑरिकल? ऑरिकल एक ना, और वेंट्रिकल का एगो, 2 गो। ठीक है, 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। इसका हृदय 3 चैम्बर में पाया जाता है। श्वसन किससे होगा? इसमें गिल्स से भी होगा और फेफड़ा से भी होगा। और मछली में किससे होता था? केवल गिल्स से होता था। उदाहरण लिख लो इसमें, मेंढक हो गया। तीसरा लिखिएगा उभयचर के बाद सरीसृप, ब्रैकेट में लिखिएगा रेप्टाइल्स, REPTILES, रेप्टाइल्स, डैश देकर के लिखिएगा। ये रेंग कर चलते हैं, कौमा इनका शरीर असमतापी होता है। इनका शरीर असमतापी होता है, कौमा इनका हृदय 3 चैम्बर में बटा होता है। इनका हृदय 3 चैम्बर में बटा
होता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि। हाँ, मगरमच्छ एक अपवाद हो जाता है जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। क्लियर है? और भी कुछ इसके क्लास है। कौन कौन सा है? एक मैमल्स होता है, लिख लीजिए मैमल्स, तीसरा के बाद चौथा मैमल्स लिख लीजिए। मैमल्स अस्तनधारी हिंदी में कहते हैं इसको, अस्तनधारी। ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड, ठीक है, समतापी, डैश देकर लिख लिया, वार्म ब्लडेड लिख लो, वार्म ब्लडेड। हार्ट कितने चैम्बर का हो जाएगा? 4 चैम्बर का हार्ट हो जाएगा, 4 चैम्बर, ठीक है। और एक और लास्ट होता है क्या? एव्स, पक्षियों का समूह, एव्स, AVES, एव्स, एव्स पक्षी, पक्षी। ये कैसे हो जाएंगे? हार्ट कितना चैम्बर का होता है? ओहो, 4 चैम्बर का होगा ना। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एप्स तीनों का हार्ट 3 चैम्बर का, ठीक है। RBI लिखवाए थे आप लोगों को, याद है? ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाए थे तो उसमें RBI लिखवाए थे ना। R माने रेप्टाइल्स, B माने बर्ड्स और I माने इंसेक्ट, ठीक है। नहीं जी, 4 चैम्बर का हार्ट होगा बर्ड्स का। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट तो यूरिकोटेलिक होते हैं। समझ में आ रही है बात? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट ये हमने पढ़ाया था आपको। देखो ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था अभी। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट ये कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक माने एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा इसका? भूल गए क्या होगा? यूरिक एसिड, ठीक है, ये पढ़ाए थे। और मैमल्स का और एप्स का हार्ट कितने चैम्बर का हो जाएगा? ठीक है। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, इसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है।